तो हम जानते हैं कि कुल मिला के हम लोगों को 7 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो फर्स्ट पेपर हमारा हो जाता है यहाँ पे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। क्या है हमारा पहला पेपर? वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जो कि 50 नंबर का आपका हो जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा पेपर है वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि यह भी 50 नंबर का आपका हो जाता है। इसके बाद तीसरा पेपर आता है हमारा जो कि विज्ञान का होता है, यानी साइंस का है, वह भी 25 नंबर का है। इसी प्रकार से चौथा हो जाता है गणित, जो कि 25 नंबर का प्रश्न यह भी आता है। इसी प्रकार से पांचवें पेपर की अगर बात करते हैं हम लोग तो सामाजिक विज्ञान है। यह फर्स्ट पेपर जैसे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पेपर दिए थे तो वह भी 50 नंबर का था, यह भी 50 नंबर का यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हिंदी की बात करते हैं तो यह भी 25 ही नंबर का होता है। इसी प्रकार से इंग्लिश का भी आपको 25 नंबर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे सिलेबस रहने वाले हैं, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे 7 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें समझना क्या है, बड़ी बात यह है हम यहाँ पे गणित के यानी कि चौथे पेपर की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डेली आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें और लास्ट तक बने रहेंगे, ठीक है। तो आपको बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ में आएगा। आइए देखते हैं गणित। इसमें हम समझेंगे क्या, आपको एकदम मतलब कठिन तो तनिक भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। कठिनाई का एकदम पता ही नहीं चलेगा। आप मस्त तरीके से जो है अपनी एंजॉय करते हुए क्लास को करिएगा, कठिनाई आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग इजी से चलेंगे और मस्त तरीके से पढ़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लगातार बने रहते हैं तो गारंटी कहते हैं आपको कि आपकी इसमें 25 नंबर आपको पूरी गारंटी के साथ कहते हैं 25 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा अपने एग्जाम में। पूरे यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले इकाई की बात करते हैं तो पहले इकाई में क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा ज्ञात करना होता है। हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है 2 अंकों की, 2 अंकों तक की हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया है। आज है इसे यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हमको क्या है 3 अंकों की लासा मासा आएगी, यानी कि HCF LCM आनी है, ठीक है। तो कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से, ठीक है। मतलब जहाँ तक उसमें पढ़े हैं उसके आगे की चर्चा करते हैं। ये हो गई इकाई फर्स्ट। इकाई 2 में क्या है, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा, भाग ये सब रहता है, कोष्ठकों का सरलीकरण रहेगी, है ना। जबकि तीसरी इकाई की अगर बात करें तो इसमें प्राकृतिक पूर्णांक परमेय संख्याओं की जो है अवधारणा रहेगी, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं अगर, तो पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग, है ना, इसके प्रगुण क्या हैं तो इसकी चर्चा करेंगे। पांचवा इकाई क्या हो जाता है हम लोगों ने, पांचवा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूर्णांक तथा प्रत्येक परमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक यानी कि योगात्मक, गुणात्मक, इन सब की चर्चा होगी। उसके बाद छठा चैप्टर हो जाएगा हमारा समीकरण तथा सरसंख्या का अर्थ। समीकरण मतलब समझ रहे हैं, जैसे AX प्लस BY प्लस Z, इस टाइप में कुछ समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं अगर 7वें चैप्टर की, तो इसमें पढ़ना है हम लोगों को रेखीय समीकरण, यानी कि एक चर में, ध्यान रहे रेखीय समीकरण कितने चर का पढ़ना है, तो एक चर का। इसका हल पढ़ेंगे, आधारित प्रश्न जो भी रहेगा इससे रिलेटेड उसकी चर्चा करेंगे। 8वां हो जाता है व्यंजक का गुणनफल तथा सरसंख्याएँ, ठीक है। उसके बाद 9वां चैप्टर है क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की जो है संकल्पना इकाई, इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात आती है त्रिभुज, आयतन और क्षेत्रफल। पढ़े होंगे आप, ये समझ लीजिए कि बहुत ही आसानी के साथ हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। आगे 11वां चैप्टर की बात करते हैं तो आवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता तथा बंटन, आंकड़ों की आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्षण निकालना। उसके बाद सर्वांग जो है नियम पढ़ना है, यहाँ पे समरूपता और सर्वांग समता। आप सर्वांग समता पढ़े होंगे क्लास 9th में, ठीक है, और समरूपता पढ़े होंगे 10th में, ठीक है। वही यहाँ पे भी है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। त्रिभुज के संदर्भ में कुछ वही नियम आएंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के विशेष जो गणित के टॉपिक हैं, यानी कि पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। यह मात्र आपको लगातार बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। आइए देखते हैं
3 अंकों का क्या है, तो 3 अंकों का क्या एचसीएफ और एलसीएम। हमें पहले चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 1 की। तो इसमें क्या पढ़ना हम लोगों का, 3 अंकों का एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलसीएम इसका मतलब क्या है। एल का मतलब होता है लीस्ट, जबकि सी का अर्थ होता है कॉमन, एम का अर्थ होता है मल्टीपल। बात इतनी समझ में आ रही है। एल का मतलब क्या हो गया, लीस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। अच्छा, यल लीस्ट माने क्या होता है, सबसे छोटा या फिर लघुत्तम, जबकि सी का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब क्या, उभयनिष्ठ या फिर समान। इसी प्रकार से मल्टीपल की अगर बात करते हैं तो मल्टीपल माने गुणज भी होता है, पहाड़ा भी होता है और अपवर्त भी होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो क्या ज्ञात करना है हमें, लघुत्तम समाप वर्त ज्ञात करना होता है। एलसीएम को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, लघुत्तम समाप वर्त कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें स्पष्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये अपवर्त यानी कि गुणज, पहाड़ा या मल्टीपल क्या होता है। अगर हम 2 के अपवर्त की बात करें तो 2 के अपवर्त का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डट डट डट, ये क्या है, 2 के अपवर्त कहलाएंगे। इसी प्रकार से 4 के अपवर्त की अगर बात करें तो 4 हो जाएगा, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, उसके बाद 24 हो गया, 28 हो गया, ये सब क्या है, 4 के अपवर्त हैं। अगर आपसे कहा जाए 9 का अपवर्त बताइए, इसका मतलब 9, 18, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, ये सब क्या है, तो 9 के गुणज या फिर अपवर्त या फिर पहाड़ा या फिर मल्टीपल। ठीक है, नोट करके यही सब चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो नोट नंबर 1 है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं होता है। किसी भी संख्या का छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, वह संख्या स्वयं होता है। कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर पूछा जाता है आपसे कि इसका सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो वह संख्या स्वयं होगा। अच्छा, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त क्या होता है, तो अनंत हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे कहा गया है यहाँ पे 2 का अपवर्त है, सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जबकि बड़ा क्या हो जाएगा, तो पता नहीं कितना होगा, अनंत हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 का अपवर्त क्या हो जाएगा, तो वह संख्या स्वयं हो जाएगी, छोटा अपवर्त, जबकि बड़ा अपवर्त क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 का सबसे छोटा अपवर्त क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, बड़ा क्या हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 9 का सबसे बड़ा अपवर्त क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। 12 के क्या हो जाएगा सबसे बड़ा अपवर्त, अनंत हो जाएगा। 45 का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। लेकिन यही पूछा जाएगा 9 का सबसे छोटा अपवर्त क्या होगा, तो 9 होगा। 12 का 12 हो जाएगा, 45 का 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह देखिए, अब बात करते हैं एचसीएफ की। क्या बात करते हैं, एचसीएफ की। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर। अच्छा, हिंदी में क्या कहा जाता है इसे, हाईएस्ट माने होता है सबसे बड़ा या फिर महत्तम। क्या होता है, सबसे बड़ा या फिर महत्तम। इसी प्रकार से सी का मतलब क्या होता है, कॉमन होता है या फिर समान होता है। जबकि फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है, भाजक होता है, अपवर्तक होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे एचसीएफ को सर, तो महत्तम समाप वर्तक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, महत्तम समाप वर्तक। नोट्स बनाते चलिए, यहीं से बेहतरीन तरीके से आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आइए यहाँ आप समझते हैं कि आखिर दे दिया जाएगा कि क्या, एग्जाम में समझिएगा, एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, 5/245 का अपवर्तक है या नहीं। एग्जाम में पूछ लिया कि 245 का अपवर्तक 5 है या नहीं है, तो कैसे इसको चेक करेंगे, अगर भाग दें और शेषफल 0 आ जाए तब वह अपवर्तक कहलाएगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वह अपवर्तक नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि 5/245 का अपवर्तक है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, तो क्या करें, 5 से 245 भाग देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना। तो बचे कितने, यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ से उतारेंगे कितना, 5, तो हो गया कितना, 45, 5 9 45, यानी कि विभाजित हो जा रहा है पूर्णतः। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ 5/245 का अपवर्तक है। इसी प्रकार से 3 क्या 6 का अपवर्तक है,
तो 3 से भाग दे देंगे तो पूर्णतः विभाजित जो हो रहा है 0 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 3 6 का अपवर्तक है। अगर शेष आपका 0 बचता है तो यह अपवर्तक कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तब अपवर्तक नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए यहीं पे कहा गया क्या 8 20 का अपवर्तक है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 तो आ रहा है, लेकिन ये किस में गया, हमारा भाग देने पर दशमलव में चला गया। इसका मतलब यह अपवर्तक नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 से जब 25 में भाग दिया गया, 3 8 24, 1 बच गया है। चाहते हम इसको दशमलव लेके चले जाते, लेकिन नीचे ध्यान दीजिए यहाँ पे दशमलव भी नहीं आना चाहिए। दशमलव लेके नहीं जाना है आपको, मतलब नॉर्मल ले जाना है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो यह अपवर्तक कहलाएगा, अगर नहीं बचता है तो यह अपवर्तक नहीं कहलाएगा। या फिर गुणनखंड ही पूछ ले, अपवर्तक पूछ ले, ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पूछते हैं 16 का गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब ये है कि जो 16 है वह कौन कौन सी संख्याओं से कट सकता है। तो 1 से कट जाएगा, 2 से, 4 से, 8 से और खुद से। ठीक है, सर्वनिष्ठ क्या है, सर्वनिष्ठ या किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, वह क्या होगा, 1 होगा। पूछा जाए अगर किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा 1 होगा। कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो जाता है, वह स्वयं हो जाता है, मतलब 1 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए यहाँ पे 9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, पूछा जाए सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है तो वह स्वयं हो जाएगा, जबकि छोटा गुणनखंड अगर पूछा जाए तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। ठीक है, चलते हैं। 80 12 का पूछा गया तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से। अच्छा, 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो स्वयं 12 हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पूछा जाए चाहे 12 का पूछ ले, 15 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, 2000 का पूछ ले, 40,000 जो है 46 का पूछ ले, या फिर 50,000 का पूछ ले, किसी का भी पूछ ले, अगर पूछा जाए सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा तो 1 हो जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखें 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, मतलब ये 36 जो है वह किन किन संख्याओं से कट सकती है। तो यहाँ देखिए 1 से कट रहा था, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, वह संख्या स्वयं हो जाएगा। इसी प्रकार से 24 का सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुणनखंड अगर पूछता है कौन कौन से होंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो कि अगर आपसे कहा जाए कि 4000 का गुणनखंड है तो सीधी सी बात समझना, कितनी बार 0 है, 3 बार, तो 3 बार 2 लिख दिए और 3 ही बार 5 लिख दीजिएगा। बचा क्या आपका, 4। 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी कि इतना आप आराम से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 10 का गुणनखंड पूछे तो क्या कहेंगे, 1 बार 0 है तो 1 बार 2 और 1 बार 5। ठीक है, 100 का पूछ ले तो कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 2 बार 2 लिखिएगा, 2 बार 5 लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे समझते हैं विभाजिता का नियम। क्या, विभाज्यता का नियम समझ रहे हैं आप, बोरिंग हो रहे होंगे लेकिन ध्यान दीजिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप यहाँ से वहाँ भागेंगे तो फिर भागते रहेंगे पूरी ज़िंदगी। ठीक है, इसलिए मन लगा के एकदम ध्यान से पढ़ लो, फालतू टहलो मत। 1 का नियम क्या है, 1 सर्वनिष्ठ गुणनखंड है और भाजक है। 2 का नियम अगर बात करते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है या 8 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। यही विभाजिता का नियम है। यदि कोई संख्या का इकाई अंक जो है 2 आवे, 4 आवे, 0 आवे, 6 आवे, 8 आवे तो वह 2 से विभाजित होगा। नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए चलिए इस बात को। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाए, इनमें से कोई भी आता है तो वह 2 से विभाजित होगा। अगर इसके अलावा कुछ और आता है तो वह 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 5 6 3 7 क्या इकाई अंक है, सम संख्या है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देखें कुछ भी दे दे, जैसे दिया है यहाँ पे 5 11 38, क्या यह 8 आ रहा है, हाँ सही है, ये होगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देख रहे हैं हम लोग इस वाले में तो 5 आ रहा है, यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें 9 आ रहा है लास्ट में, यह भी नहीं होगा। इसी प्रकार से
इसकी बात करें तो लास्ट में कितना आ रहा है, क्या अंक पे 2 आ रहा है, तो यह होगा। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं इसमें तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो यह भी होगा। ठीक है, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आखिर ये इवन नंबर क्या होता है, सम संख्या क्या होती है। तो हम जानते हैं 0, 2, 4, 6, 8 ना, ये सब क्या कहलाती हैं, सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना ये है कि विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, 3 के विभाजिता के नियम को समझते हैं। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होगी यानी कि होती है, तो उस संख्या के अंकों का योग भी 3 से विभाजित होगा। बात समझिए, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उस संख्याओं का योग भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे 18 है, 18 पूछा जाए 3 से विभाजित होगा, तो इसको प्लस करिए, 8 1 9, 9 3 से विभाजित होती है कि नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। इसका मतलब क्या है ये कि अगर 18 को 3 से भाग दे रहे हैं तो उनका योग भी 3 से विभाजित होगा। इसके आगे बात करते हैं अगर दूसरे नियम की, अथवा यदि किसी संख्या में 3 से भाग देने पर कुछ शेष बचता है तो उनके योग देने पर भी शेष बचेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर 3 से विभाजित का नियम पूछता है तो ऐड करके देख लीजिएगा, अगर ऐड करने पर जो भी संख्या आती है वह भी अगर 3 से विभाजित हो रही है तो वह 3 से विभाजिता कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे पूछा जाए 331 क्या 3 से विभाजित होगा, 531 क्या 3 से विभाजित होगा, तो भाग दिए हम लोग तो कितना आया, 0 आया। चाहे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इस बात को, तीनों को ऐड कर देते तो 5 3 8, 8 1 9, 9 क्या 3 से विभाजित होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या 3 से विभाजित होगा, यस बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से देखा गया 74 63 को अगर 3 से विभाजित किया हमने, लास्ट में 2 शेष बचा है, इसको ऐड करके देखेंगे, मतलब ये विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से ऐड कर लीजिए, डायरेक्ट करना है आपको, ऐड करेंगे सभी को तो आ जाएगा 20। तो 20 क्या 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसमें 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आप बताएंगे। यहाँ पे देखें, अगर दिया जाए यहाँ पे 4621 क्या 3 से मतलब 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो पहले ऐड करेंगे तो 4 6 10, 10 2 12, 12 1 13, क्या 13 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है। तो क्या 3 से विभाजित का नियम में आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार से दूसरे की बात करें तो 5784 ऐड किए हम लोग, 24 आया, विभाजित होगा। इसी प्रकार से 492 यह भी ऐड किए तो 15 आया, 3 से विभाजित होगा। फिर 571 है, यह भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो 7 5 12 1 13, मतलब 13 आ रहा है या 3 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार 2 1 3 और 6 6 3 9, 3 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार से इसको देख 5 का समझते हैं। तो 5 की विभाजिता का नियम क्या है, ये समझे। अगर आपके कोई भी संख्या दिया जाए, अगर उसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। बात समझेंगे ध्यान से एकदम। अगर इकाई अंक किसी संख्या का 0 हुआ या 5 हुआ तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। रूल यही है। जैसे पहला है 5 1 3 6 यानी कि 5136, लास्ट में क्या है 6, तो यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 7830 लास्ट में क्या है 0 है, तो यह क्या होगा, विभाजित होगा। इसी प्रकार से 6783 लास्ट में कितना है 3 है, तो यह विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें 4125 के, तो लास्ट में कितना है 5, तो यह 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से 5911 की बात करें, लास्ट इकाई अंक केवल देखिएगा कितना है 1 है, इसका मतलब यह है कि 5 से यह विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे है 53,005, लास्ट में कितना है 5 है, तो यह भी क्या होगा, विभाजित होगा। आशा करते हैं 5 से विभाजिता का नियम आपको समझ में आया होगा। ये इंग्लिश में इसे कहा जाता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या 5। ठीक है, 5 की विभाजिता का नियम समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है 5 की विभाजिता का नियम क्या है, तो आप लिखिएगा वहाँ पे ऐसा कोई संख्या जिसका इकाई अंक 0 या फिर 5 होता है वह 5 की विभाजिता का नियम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं 11 का नियम, यानी कि 11 का नियम क्या होता है ये समझते हैं। इसका मतलब ये है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि एकांतर अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो रहा है या तो 11 आ रहा है, उसका गुणज होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी संख्या दी गई, जैसे देखिए यहाँ पे 198 है, तो अगर इसको हम मतलब फर्स्ट एंड लास्ट को माइनस करें
आपस में देखिए बीच वाली संख्या है जैसे कि तैसे रहने दीजिए, पहले और लास्ट वाले क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए। एकांतर अंकों को क्या करें, योग करें, योग का क्या करें, अंतर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 पहले से ही था यहाँ पे, 8 एक कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 9 घटा दें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11 से यह विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7 है, 7 में 2 को ऐड करिए और यहाँ पे 7 है जो उसको 9 में ऐड करें, तो 9 7 कितना होता है 16 होता है। अब 7 और 2 कितना होता है 9 होता है, घटाएंगे कितना आएगा 7 आएगा, यह 11 विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 15 173, इसमें ध्यान दें अगर हम एक में से एक जोड़ें तो एक कितना होगा 2 होगा, कितना होगा एक 2 होगा, 2 में 3 जोड़ें तो कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 5 में 7 जोड़ने कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो 12 लिखिए। अंतर दोनों का कर दें तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या अंतर 0 या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यह 11 से विभाजित नहीं होगा। मतलब यह है कि एकांतर अंकों का योग लेना है, उनका अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वह 11 से विभाजित कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 3 8 6, कितना 1 3 8 6, तो 1 में जब 8 जोड़े तो कितना हुआ 9 हो गया, 3 में 6 जोड़ें कितना होगा 9 होगा, 9 में से 9 जाए कितना बचेगा 0 बचेगा, तो यह क्या होगा 11 से विभाजित होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ आप देखें तो 8336 का अगर चर्चा करें, 8 में 3 जोड़ें कितना होगा 11 होगा, 3 में 6 जोड़ दें कितना होगा 9 होगा। अच्छा 11 में से 9 घटाएं कितना होगा 2 बचेगा। इसका मतलब ये है यह विभाजित नहीं होगा। मतलब ये है कि अंतर जब एकांतर रूप में करिए तो 0 या फिर 11 आवे तभी वह संख्या विभाजित कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। लास्ट में इसी प्रकार से है 24 64 88, इसमें भी देखिए 2 में जब 6 जोड़े हम लोग तो 8 हुआ, 8 में 8 जोड़े 16 हो गया, नीचे फिर से बीच में देखिए 4 4 8 8 8 16 हो गया, मतलब 16 में 16 घटाएंगे तो 0, यहाँ भी विभाजित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 के भी जो है अभाज्य गुणनखंड के बस यहीं तक पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आइए प्रश्न को समझते हैं। कहा गया है 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 24 का अभाज्य गुणनखंड जैसे पूछ ले आपसे क्या करेंगे, या फिर 24 के सभी गुणनखंड बताइए। दो प्रश्न पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा कि 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ठीक है, या फिर पूछेगा कि 24 के सभी गुणनखंड बताइए। क्या करेंगे, इस टाइप में आप लाइन खींच करके काटिएगा। 2 से काटेंगे 12 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 होता है, जानते ही हैं, फिर 3 एक कम 3 होता है, यानी कि यही आपके क्या है गुणनखंड है। इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1 है इसका पावर 1। ठीक है, तो 2 मतलब 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 और गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। लेकिन वही प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे कि 24 के सभी गुणनखंड बताइए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या से यह कटेगा। तो 1 से यह कट जाएगा और लास्ट से, इतना तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट और लास्ट से कटना ही कटना है। 2 से कट जाएगा, 3 अठे 24 इसे भी कट रहा है, 4 अठे 32, 4 छंग 24 4 से भी कट रहा है, 6 चौक 24 होता है। इसी प्रकार से 8 त्रिक 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, 24 से कटेंगे। मतलब पहले और लास्ट को आपको लिख लेनी है, बीच में ये चेक कर लेना कि कौन कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या कटेगी। मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए सभी गुणनखंड बताइए तो आपको इस टाइप से लगाना है। लेकिन वही प्रश्न अगर पूछा जाए 24 के अभाज्य गुणनखंड बताइए तो आपको पहले इस टाइप में कर लेना है, उसके बाद जो भी यहाँ इस साइड में बचता है वही ले जा करके यहाँ पे छाप देनी है। ठीक है, आशा करते हैं बातें क्लियर होंगी। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर यहाँ ध्यान दें 5 गुणे 5 पूछ लिया जाएगा, बताइए कितना लिख सकते हैं इसको, तो 5 की पावर 3 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 8 गुणे 8 गुणे 8 कितनी बार, मतलब किसी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है बस उसके पावर के रूप में लिख देनी है। ये जो संख्या लिखा जैसे 5 है 8 है 7 है, आपको आधार, इसे क्या कहा जाता है आधार कहा जाता है। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रहे, जो 7 है 8 है 5 है ये क्या कहलाता है आधार कहलाता है, जबकि ऊपर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं घात कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको घात कहते हैं, इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं, डिग्री कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस बातों का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 5 की पावर 5 गुणे 5 गुणे 5 की, तो इसका मतलब यह है कि किसी संख्या का कितनी बार गुणा हुआ है। तो 5 का कितनी बार हुआ है यहाँ पे, तो 3 बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 का मतलब वो 5 की पावर 3। इसी प्रकार से 8 गुणे 8 गुणे 8 कितनी बार है 4 बार है, तो 8 की पावर कितना हो जाएगा 4।
इसी प्रकार से 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कितनी बार है? 6 बार है। इसका मतलब 7 की पावर 6। ठीक है, मतलब ये है कि घात यही क्या कहलाते हैं, चाहे 3 हुआ, चाहे 4 हुआ, चाहे 6 हुआ, ये क्या कहलाते हैं? बेसिकली घात कहलाते हैं। इसी को पावर कहा जाता है, इसी को डिग्री कहा जाता है। तो ये समझना है कि गुणा कितनी बार हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए 111 का गुणनखंड लिखिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 111 का गुणनखंड कीजिए, तो क्या करेंगे? इस टाइप में तुरंत 111 पाला खींच लीजिएगा, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। और जानते ही हैं 3 तिहाई 9, 2 बचेगा, 3 तिहाई 9 इसको काटेंगे, 3 तिहाई 9 बचेगा 11 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से कट जाएगा। अब 37 को काटना है तो 37 एक कम 37 हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 37 गुणे 3, तो 1 हो ही जाएगा, 11 हो मतलब 111 हो जाएगा, और क्या 3 और 37 हो जाएगा। मतलब ये है 111 का गुणनखंड लिखिए अगर कहा जाए तो मतलब ये है कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 37 हो जाएगा और वह संख्या स्वयं हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 10 को 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। 100 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 25 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जितना जीरो रहेगा उतनी बार 2 गुणे 5 लिखनी है आपको। जैसे यहाँ कितनी बार जीरो है? 2 बार है। देखिए 2 बार 2 लिखा गया है, 2 बार 5 लिख देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे अगर 1000 का पूछा जाता है तो कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो 3 बार 2 लिखिएगा, 3 बार 5 लिख दीजिएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पूछा जाए 10,000 का तो क्या करेंगे? कितनी जीरो है? 4 जीरो है, तो 4 बार लिख लीजिए और 4 बार 5। ठीक है, इसी बात को आप चाहो तो जैसे 1000 है ना, इसी को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 और 5 की पावर 3। देखिए आप लिखें। ठीक है, इसी प्रकार से 10,000 है, इसको भी लिख सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, इस रूप में आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा जाएगी एग्जाम में आपसे, ये ध्यान दीजिए 2016 का प्रश्न रहा है। अभी एमसीक्यू भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी लगाएंगे हम लोग, बने रहिएगा साथ में। इसका जो भी एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो कि मतलब क्वेश्चन में पूछे ही गए हैं हम लोगों के एग्जाम में, तो इसको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसे कहा जाए 240 का गुणनखंड बताइए, तो क्या कीजिए आप इस प्रकार से आप लाइन खींच करके बकायदा 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, मतलब ये 2 से कट जाएगा तो 120 आ जाएगा। फिर काटेंगे 60 बचेगा, फिर काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर काटेंगे 15 आएगा, फिर अगर करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, अब 5 एक कम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार 2 है इसे चेक कर लीजिए। तो देखेंगे यहाँ पे 4 बार 2 है, जबकि 3 एक बार है और यह 5 भी एक बार है, मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर भी 1 हो जाएगी, है इसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझेंगे, एक एक बात को समझिए। अगर हम बात करें अपवर्तक की, किसकी बात करें हम लोग? अपवर्तक की, यानी कि फैक्टर की। तो ध्यान दीजिए, जैसे पूछा जाए बताइए 12, 16, 20 के समापवर्तक पूछ लिया जाए, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा 12 का फैक्टर निकालना क्या क्या होगा? 1 से और 12 से कटना ही कटना है। बीच में किन किन संख्याओं से कट सकती है? तो 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। इसी प्रकार से 16 की बात करें, 1 और 16 तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 से कटेगा, 2 अठे 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, 8 दूनी 16 होता है, इनके अलावा किसी संख्या से नहीं। 20 की इसी बात करें तो 120 हो ही जाएगा, 2, 4, 5 और 10 से कटेगा। ठीक है, तो पूछा जाए अगर आपसे कि 12, 16, 20 का समापवर्तक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ देखिए 4 हो जाएगा। ठीक है, समापवर्तक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन अगर पूछ लिया महत्तम समापवर्तक बताइए, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समापवर्तक पूछा जाएगा तो 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा, जबकि महत्तम समापवर्तक पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। महत्तम मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। महत्तम समापवर्तक होता क्या है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे या कर देती है या कर दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जो दी गई संख्याओं को क्या करे? पूर्णतः विभाजित कर दे, वही क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 100, 120, 50 का पूछा जा सकता है, ऐसे बताइए किसका किसका? 100 का, 120 का और 150 का क्या बताना है? एचसीएफ बताना है। तो 100 का अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या हो जाएगा? 100 तो होगा ही होगा और 1 भी होगा। उसके अलावा 2 से यह कट सकता है, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 25 से और
50 से। इसी प्रकार से 120 की अगर बात करें तो 1 रहेगा और 120 रहेगा। इसके अलावा किन किन संख्याओं से कट सकता है? 2, 3 और साथ ही साथ 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 30, 40, 60, है ना। इसी प्रकार से अगर 150 की बात करते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 6, 10, 15, 30, 50, 75 और 150 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाएगा अगर यहाँ पे कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है ना। इनके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1 दुक्के 2, 2 पंचे 10, 10 दहामा 100, कितना आएगा? 10 दहामा 100। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर आपसे पूछता तो कितना हो जाता? तो 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? सबसे बड़ा कौन है? 10 है। ठीक है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझेंगे एक एक बात को। यहाँ पे एचसीएफ निकालने का 2 तरीका होता है। एचसीएफ निकालने का कितना तरीका होता है? तो बेसिकली 2 टाइप से निकाला जाता है एचसीएफ को। एक होता है गुणनखंड विधि, जबकि दूसरा होता है भाग विधि। कौन कौन से विधि होते हैं? 2 विधि होता है। एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। आइए समझते हैं एक एक बातों को, ध्यान समझे। पहला भाग विधि। भाग विधि की अगर बात करें हम लोग, यानी भाग विधि को अच्छे से समझते हैं। देखिए कहा जा सकता है आपसे कि 24, 36 का एचसीएफ निकालिए। किस विधि से? तो भाग विधि से। क्या करेंगे? जो छोटी वैल्यू होगी उसे बाहर कर दीजिएगा, जो बड़ी वैल्यू होगी उसे अंदर करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 24 बाहर है, 36 कहाँ है? अंदर है। अच्छा 24 एक कम कितना होता है? 24 होता है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। पुनः 12 और 24 के मध्य में हम लोग भाग देंगे। तो 24 चूंकि बड़ा है इसलिए कहाँ हो जाएगा? अंदर हो जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? जब तक लास्ट में शून्य न बच जाए। तो 12 दूनी 24, शून्य बच गया। तो जिन संख्या से लास्ट में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 0, वही संख्या हमारा HCF कहलाता है। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? HCF बराबर कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए नोट करते हुए चलिए साथ ही साथ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहा गया है 72 और 20 का एचसीएफ बताओ। किस विधि से? भाग विधि से। अच्छा 20 बड़ा होता है 72, तो 20 बड़ा होता है, तो 20 बाहर हो जाएगा। जबकि 72 बड़ा होता है, अंदर कर दीजिए। अच्छा 20 न्याय कितना होता है? 60 होता है। कितना बचेगा? 12। तब अब 20 और किसके मध्य निकालेंगे? 12 के मध्य में। 20 हो जाएगा अंदर, 12 एक कम 12 हो जाएगा। घटा दें, कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। अब 8 और 12 के मध्य में निकालना है। कब तक निकालते रहना? जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 8 एक कम 8 हो जाएगा। कितना बचा? 4। अब 8 और 4 के मध्य में निकालेंगे तो 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। कितना अतः कितना बन जाएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 यहाँ बच गया, जिन संख्या से यह पूर्णतः विभाजित हुआ है वही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर 4 आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं बात आपको स्पष्टता समझ में आई होगी। 1-2 बार करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से देखिए अब तक 2 अंकों का कहा गया था, लेकिन हमारे सेकेंड सेमेस्टर में ध्यान रहे 3 अंकों का भी निकालना है। जैसे कहा गया है यहाँ पे ध्यान दें, 100 का, 120 का, 150 क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। तो इसमें भी आपको ये सर्च करना पड़ेगा कि सबसे छोटा वैल्यू कौन है। 100 है, 120 है, 150 है, कितना है? 100 है। ठीक है। उसके बाद कौन है? 120। मतलब 100 और 120 के बीच में आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। चलिए भाग देते हैं। तो 100 एक कम 100, घटा देंगे कितना? 20। रिमाइंडर अभी नहीं आया, फिर भाग देंगे 100 में। अब किसके किसके मध्य निकालेंगे? 100 मतलब 20 और 120 100 के मध्य में निकालेंगे। तो 20 पंचे 100, कितना आ गया रिमाइंडर? 0। अब जोन संख्या से आगे 2 संख्या होता है, 100 और 120 के बीच पूछा गया होता, तब तो हम तो कह देते एचसीएफ कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन तीसरी संख्या भी दी गई है 150। अब जिससे भी निकला था, जो भी आया था यहाँ पे एचसीएफ, उसी से भाग देंगे। तो 20 सत्ते कितना होता है? 140 होते हैं। 10 बच गया। 10 और 20 के बीच निकालेंगे। 10 दूना कितना होता है? 20 होता है। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। अतः पूर्ण रूप से आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। तो एचसीएफ कितना हो गया यहाँ पे? 10। 100, 100, 120 और 150 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक बातें स्पष्ट होंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 24, 60, 72, 90 का HCF बताइए। क्या करिएगा यहाँ पे, सबसे छोटा 24 है, उससे बड़ा 60 है, तो 24 दूना 48 होता है, घटा देंगे तो 12 बच जाएगा। अब 12 और 24 का मध्य निकालेंगे तो 12 दूना 24 होता है, जानते हो अच्छे तरीके से, जीरो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि अगर 24 और 12 के बीच में पूछा गया होता, यानी कि 24 और 60 के बीच में पूछा गया होता, तो HCF कितना हो जाता हमारा, 12 हो जाता। लेकिन अभी 12 आया है, तो अब 12 और 72 के मध्य में निकालेंगे, तो 12 छंग 72, अभी भी कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है यहाँ पे भी। अब 12 और 90 के बीच में निकालेंगे, ठीक है, तो 12 और 90 के मध्य में अगर निकालें हम लोग, तो 12 से कितना होता है, 84 होता है। 12 सतह कितना होता है, 84 होता है, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा यहाँ पे। तो 12, तो अगर भाग दें हम 6 से, तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। इसका मतलब हमारे HCF फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 24, 60 और 72, 90 का HCF कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं बातें स्पष्ट होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और गुणनखंड विधि को समझते हैं। अब तक हम लोगों ने भाग विधि को समझा है, अब गुणनखंड विधि को समझते हैं। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट को 2 बार अगर इस वीडियो को आप देखते हैं, तो पहला चैप्टर मैथ का आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, तो कल हम लोगों का मैराथन क्लास होगा इसी चैप्टर का, पुनः आप उस वीडियो को अवश्य देखेंगे और लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूला कीजिए। और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं, अवश्य आप कमेंट करके बताएं कि और सर क्या आप बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से, मतलब क्या आपको और चाहिए, जिससे आपकी पढ़ाई और सुदृढ़ रूप से मजबूती से चल सकती है। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 12 व 16 का क्या बताना है हमको, HCF बताना है। क्या करें, गुणनखंड विधि से करना है, तो 12 व 16 के इस टाइप से लिख देंगे और लाइन खींचना जानते हो, बचपन से ही जानते हो ये बात को। 2 छंग कितना होता है, 12 होता है, 2 अट्ठे कितना होता है, 16 होता है। पुनः काटेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौका 8 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, HCF कितना हो जाएगा, इस प्रकार से 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला कहा गया है 36 व 48 का HCF बताइए। कितना, 36 और 48 का, तो 36 और 48 का, तो 2 से भाग देंगे, 2 18 में 36 होता है, 2 24 में 48 होता है, फिर से भाग देंगे 2 से, 2 9 18 होता है, 2 6 12 होता है, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 होता है, 3 चौक 12, अब नहीं कटेगा, है ना। तो अगर काटेंगे भी तो 3 कटेगा, 4 कटेगा, कोई मतलब नहीं है। ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है आपको जो दोनों को काटे, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं मिला, ये इसका आप क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, HCF कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। आप चाहो इस मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो दूसरे भी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम आप पे सही हो जाएगा 100%, ठीक है। 24, 48 और 20 का क्या बताइए, HCF बताइए। तो 2 से काटेंगे, पुनः इस प्रकार से लाइन खींच लीजिएगा आप, ठीक है। ड्रा करने के बाद 2 से काटिए अगर, तो 2 बराह में 24 होता है, 2 24 में 48 होता है और 2 दहा में 20 होता है। इसी प्रकार से 2 से फिर से कटेगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 बराह में 24 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं को एक साथ में काट सके, इसलिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दें, इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, चाहे आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए प्रश्न कहा गया 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज आपसे पूछा गया है, ये प्रश्न ध्यान रहे, पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 के गुणज का मतलब होता है टेबल, तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 12 15 18 20 24 27 30 33 36 डट 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 अनंत। इसी प्रकार से 4 का गुणज की बात करें, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 24 28 32 36, है ना। इस प्रकार 6 का कहें तो 6 हो गया, 12 18 24, इस प्रकार से आगे। अच्छा यहाँ पे आपसे CF पूछा जाएगा कि 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल बताइए। क्या हो जाएगा, कॉमन मतलब तीनों में जो हो, ये है एक, दूसरा 24 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, तीसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या, 36, क्या दिखाई दे रहा है, 36। अगर हम 3 का गुणा करते हैं तो 33 3 36 हो जाता है, ठीक है, तो 36 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉमन मल्टीपल। अच्छा HCF कितना हो जाएगा, 3 4 6 का क्या बताइए, LCM बताइए। तो 4 गुणे 3 गुणे ऐसे करते हुए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है ना आपको, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LCM। अगर LCM की बात करें, अब तक HCF हम लोग देख रहे थे, अब LCM समझते हैं। LCM क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा विभाजित करती है। उसमें क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित करे और पूर्ण रूप से विभाजित करे, वह HCF कहला रही थी।
लेकिन यहाँ पर कहा गया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हो वह क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाती है। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मैराथन क्लास रहेगी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने PYQ हैं सब उसी में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वह वाली वीडियो देखते हैं आप तो पूर्णतः आपको गारंटी के साथ कहते हैं उससे ही जितने भी एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आने वाले इस बार एग्जाम में, मार्च में होनी है एग्जाम आपकी, तो उसी को आप ध्यान में रखते हुए करते हैं। अगर पूर्णतः नोट्स बना लीजिए और इसी को तैयार कीजिए, आपका 100% आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, देखिए 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, जैसे अभी देखा था आप लोगों ने। ठीक है, काफ़ी बार डिफिनीशन भी पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 व 12 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। क्या कीजिएगा, मन करे आपका इस टाइप से कर लीजिएगा, तो 2 तिहाई 6 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाएगा। 3 से करेंगे, 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है। चाहे आप गुणा भी ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है 12 16 18 का क्या बताइए, एलसीएम बताइए। तो आप इस हिसाब से लाइनिंग करके करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 चौका 8 होता है, और ये कटेगा नहीं तो ऐसे रह गया। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक ये भी नहीं करेगा, रह गया ऐसे ही। इसी प्रकार से 3 तिहाई 9, अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ही। तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12 है ना, 12 चौक 48, 48 तिहाइयाँ